इतिहास की कल्पना ना कभी कभी एक ऐसे बेहद उन्नत और शानदार शहर की तरह की जा सकती है जो अचानक से रातों रात वीरान हो गया हो। हाँ, जहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है लेकिन इंसान ही गायब हैं। बिल्कुल। पक्की ईंटों के बेहतरीन घर हैं, ढकी हुई शानदार जल निकासी व्यवस्था है, बड़े बड़े अन्न भंडार हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से सब खाली है। हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई बहुत ही सफल और बड़ा शो चल रहा हो और बिना किसी क्लाइमैक्स के उसे अचानक टीवी से हटा दिया गया हो। एकदम सही एनालॉजी है। और फिर उसी जमीन पर सदियों बाद एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होती है। हाँ, और वो नई कहानी बड़े-बड़े शहरों में नहीं जन्म लेती। नहीं, वो घने जंगलों, नदियों के किनारों और घुमक्कड़ कबीलों के बीच शुरू होती है। ये एक बहुत ही सटीक चित्रण है इस पूरे बदलाव का। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक काल की शुरुआत के बीच का जो अंतर है ना, वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्योंकि एक तरफ हमारी पास सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो पूरी तरह से एक शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब वैदिक सभ्यता का उदय हुआ तो वो पूरी तरह से ग्रामीण कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। मतलब ऐसा लगता है जैसे मानव सभ्यता ने एक कदम पीछे लिया हो। एक कदम पीछे, ताकि वो एक नई दिशा में बहुत बड़ी छलांग लगा सके। सही बात है। और यही नई शुरुआत आज की इस विस्तृत चर्चा के केंद्र में है। अक्सर जब किसी नई शुरुआत की बात होती है ना, तो सांस्कृतिक रूप से कुछ खास दिन जहन में आते हैं। जैसे कि अक्षय तृतीया का त्योहार। हाँ बिल्कुल, जिसे महाराष्ट्र में आखाजी भी कहा जाता है। इस दिन नई शुरुआत करना या सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है। नहीं, ये उस प्राचीन मानसिकता का हिस्सा है जो मानती है कि पतन के बाद भी निरंतरता बनी रहती है। तो आज का हमारा मिशन 3500 साल पीछे समय की यात्रा पर जाना है। मतलब ऋग्वैदिक काल की उस कबीलाई शुरुआत से लेकर उत्तर वैदिक काल के विशाल साम्राज्यों तक का सफर। एग्जैक्टली। हम ये समझेंगे कि कैसे एक घुमक्कड़ समाज धीरे धीरे एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था में बदल गया। तो चलिए इस सफर पे चलते हैं। इस सफर को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उन किरदारों को समझना होगा जिन्होंने इस नई कहानी की नींव रखी। हाँ, जिन्हें ऐतिहासिक स्रोतों में आर्य कहा गया है। बिल्कुल। पूरा का पूरा वैदिक काल इन्हीं आर्यों के सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के इर्द गिर्द बुना गया है। तो यहीं पे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी को सुलझाना जरूरी है। आर्य शब्द सुनते ही अक्सर एक नस्ल या प्रजाति की तस्वीर उभरती है। हाँ, 20वीं सदी में तो जर्मन तानाशाह हिटलर ने भी आर्यन शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, एक श्रेष्ठ शारीरिक नस्ल को दर्शाने के लिए। तो क्या ऐतिहासिक स्रोतों में आर्यों को किसी खास शारीरिक बनावट वाले समूह के रूप में देखा गया है? यह इतिहास को तोड़े मरोड़े जाने का एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, जब हम प्राचीन ग्रंथों और भाषा विज्ञान का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो स्पष्ट होता है कि आर्य कोई जैविक या नस्लीय पहचान थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये शब्द आया कहाँ से? यह मूल रूप से संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम या सज्जन। मतलब ये एक भाषाई समूह था। हाँ बिल्कुल, जो एक खास तरह की इंडो यूरोपियन भाषा बोलता था। अगर कोई व्यक्ति उस भाषा को बोलता था और उनके सांस्कृतिक नियमों का पालन करता था तो उसे आर्य माना जाता था, चाहे उसकी शारीरिक बनावट कैसी भी हो। बिल्कुल, यह एक गुणवाचक शब्द था, कोई जेनेटिक कोड नहीं। इसका मतलब ये महज एक सांस्कृतिक और भाषाई पहचान थी। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से एक बड़ी बहस का विषय रहा है, ये आर्य आखिर आए कहाँ से थे? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। हाँ, अगर वे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे तो उनकी जड़ें कहाँ थीं? इस सवाल ने इतिहासकारों को दशकों तक उलझाए रखा है और मुख्य रूप से दो विचारधाराएं सामने आई हैं। पहली विचारधारा शायद वही है जो मानती है कि वे भारत के ही थे। बिल्कुल, जिसे विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। एल.डी. कला और डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे प्रमुख भारतीय इतिहासकार इसे मानते हैं। तो उनका तर्क है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। हाँ, उनका मानना है कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो लंबा अज्ञात समय था ना, उसी दौरान ये लोग धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर विकसित हुए। अच्छा, तो किन इलाकों में विकसित हुए होंगे? कुछ विद्वान कश्मीर को उनका मूल स्थान मानते हैं, कुछ सप्त सिंधु प्रदेश को, तो कुछ का मानना है कि वे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ही फले फूले।
रुकिए, अगर ये मान लिया जाए कि वे यहीं के मूल निवासी थे, तो फिर वो दूसरा सिद्धांत क्या है जो ये दावा करता है कि आर्य विदेशी थे? वो दूसरा सिद्धांत है वितरणवादी या माइग्रेशन सिद्धांत। और उस सिद्धांत को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्योंकि इसका समर्थन मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वानों ने किया था। उनका मानना था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, विशेषकर बैक्टीरिया क्षेत्र, जो आज के अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के पास है। बिल्कुल। वहां से वो अलग अलग शाखाओं में बट गए। एक शाखा यूरोप की तरफ गई, एक ईरान की तरफ, और एक शाखा हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करते हुए भारत आई। लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं माना जा सकता। इसके समर्थन में बहुत ही ठोस पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं। अच्छा, जैसे कि? इसका सबसे बड़ा सबूत एशिया माइनर यानी आज के तुर्की में मिलता है। वहां बोगाजगुई नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है। तुर्की में भारत के वैदिक देवताओं का जिक्र, ये तो भौगोलिक रूप से बहुत दूर है। हाँ, यही तो बात है। वहां ऐसा क्या लिखा मिला जिसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया? उस बोगाजगुई अभिलेख में हित्तिती और मित्तानी नाम के दो कबीलों के बीच एक शांति समझौते का वर्णन है। और शांति समझौते में देवताओं की कसम खाई जाती है। बिल्कुल। कोई भी शांति समझौता तब पक्का माना जाता है जब दोनों पक्ष अपने सबसे बड़े देवताओं की कसम खाते हैं। उस अभिलेख में कसम खाने के लिए जिन देवताओं को साक्षी माना गया है ना, वो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अरे वाह, ये तो हूबहू वही देवता है जो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। एकदम सही। और इसके अलावा ईरान में भी एक कसाइट अभिलेख मिला है। उसमें क्या लिखा है? वो स्पष्ट रूप से एक ऐसे समूह का जिक्र करता है जो ईरान के रास्ते पूर्व यानी भारत की ओर बढ़ा था। तो इन भाषाई और पुरातात्विक समानताओं के कारण ही कई इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का एक समूह मध्य एशिया से विस्थापित होकर भारत पहुंचा था। हाँ, बिल्कुल यही कारण है। ये जानकारी वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि प्राचीन दुनिया आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। वो क्या? हम लगभग 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें तो पीछे छूट चुकी थीं। हाँ, कोई नई लिपि भी विकसित नहीं हुई थी। बिल्कुल, लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो फिर ऋग्वेद जैसे इतने विशाल ग्रंथ जिनमें हजारों मंत्र हैं, वे हम तक पहुंचे कैसे? ये बहुत ही कमाल का सवाल है। मतलब बिना किसी कागज या हार्ड ड्राइव के इतना बड़ा डेटा कैसे सेव किया गया? ये शायद उस दौर की सबसे बड़ी मानव उपलब्धि है। इस सवाल का जवाब श्रुति परंपरा में छिपा है। श्रुति मतलब सुनना? बिल्कुल। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। उस दौर के समाज ने ज्ञान को सहेजने के लिए कागज या पत्थरों का सहारा नहीं लिया। तो फिर क्या किया? उन्होंने इंसान के दिमाग को ही अपना स्टोरेज डिवाइस बना लिया। अरे वाह, दिमाग को स्टोरेज डिवाइस। हाँ, ऋग्वैदिक काल के लोगों ने मंत्रों को कंठस्थ करने की एक बेहद जटिल और वैज्ञानिक प्रणाली विकसित की थी। गुरु अपने शिष्यों को एक खास लय, स्वर और उच्चारण के साथ मंत्र सिखाते थे। मतलब सिर्फ रटना नहीं था, उसमें पूरा विज्ञान था। बिल्कुल। इसमें पाठ, क्रम और जटा जैसे उच्चारण के गणितीय तरीके होते थे जो एक तरह के एरर करेक्शन कोड का काम करते थे। अच्छा, एरर करेक्शन कोड। हाँ, अगर कोई एक भी शब्द गलत बोलता ना, तो पूरी लय तोड़ जाती और गलती तुरंत पकड़ी जाती। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? इसी तरह सुनकर और रटकर ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों तक एकदम शुद्ध रूप में आगे बढ़ता रहा। और इसे लिखा कब गया? बहुत बाद में। जब लिखने की कला वापस आई तो महर्षि वेदव्यास ने इस विशाल ज्ञान को संकलित किया, यानी उसे एक जगह इकट्ठा करके वेदों का रूप दिया। बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के, सिर्फ ध्वनि और याददाश्त के भरोसे एक पूरी सभ्यता का ज्ञान बचाए रखना, ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चमत्कार। खैर, अब अगर हम इस समाज की दैनिक संरचना के अंदर झांकें, तो ऋग्वैदिक काल का समाज काम कैसे करता था? अगर आप आज से 3500 साल पहले के किसी गांव में चले जाएं, तो सामाजिक ढांचा एक उल्टे पिरामिड की तरह दिखेगा। उल्टे पिरामिड की तरह? मतलब सबसे छोटी इकाई सबसे महत्वपूर्ण थी? हाँ, सबसे छोटी और बुनियादी इकाई परिवार होती थी, जिसे उस समय कुल कहा जाता था। परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता था। और फिर कई कुल मिलकर क्या बनाते थे?
कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, यानी गांव। और ग्रामों का समूह? कई ग्रामों के समूह को विश कहा जाता था, जो आज के जिले के बराबर माना जा सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? कई विश मिलकर एक जन बनाते थे। ये जन असल में एक पूरा कबीला होता था, और यही उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। एक बात जो प्राचीन इतिहास के बारे में अक्सर मेरे जहन में आती है, वो है विषमता। मतलब राजाओं का अत्याचार, दास प्रथा और एक कठोर वर्ण व्यवस्था। लेकिन जो स्रोत मौजूद है ना, वे ऋग्वैदिक काल की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये समाज आज के कई आधुनिक समाजों से भी ज्यादा समतामूलक था। ये अवलोकन एकदम सही है। ऋग्वैदिक काल का समाज आश्चर्यजनक रूप से समानता पर आधारित था। वहां कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं था, क्योंकि वे घुमक्कड़ पशुपालक थे। बिल्कुल। और जमीन जैसी अचल संपत्ति का कोई खास महत्व नहीं था उस समय। दास प्रथा या छुआछूत जैसी कुरीतियों का उस समय कोई वजूद ही नहीं था। और जहां तक वर्ण व्यवस्था की बात है, जो आगे चलकर भारतीय समाज का एक बहुत ही जटिल हिस्सा बनी, ऋग्वैदिक काल में वो बिल्कुल भी जन्म पर आधारित नहीं थी। तो फिर किस पर आधारित थी? उस समय वर्ण पूरी तरह से कर्म यानी पेशे पर आधारित था। एक ही परिवार के अंदर अलग अलग वर्ण के लोग शांति से रह सकते थे। मतलब अगर पिता मंत्र पढ़ता है तो वो ब्राह्मण है। हाँ, और उसका बेटा अगर कबीले की रक्षा के लिए युद्ध लड़ता है तो वो क्षत्रिय है। बेटी अगर व्यापार या कृषि संभाल रही है तो वो वैश्य है। ये एक बहुत ही लचीली व्यवस्था थी, जहां व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपना पेशा बदल सकता था। बिल्कुल, कोई जन्म का बंधन नहीं था। और महिलाओं के अधिकारों के मामले में तो ये समाज एक मिसाल नजर आता है। आज के आधुनिक दौर में महिलाओं को अपने कई बुनियादी अधिकारों के लिए लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं। हाँ, लेकिन 3500 साल पहले के उस कबीलाई समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत थी। ऐसा क्यों था? इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक कारण था। एक कबीलाई और पशुपालक समाज में जहां हर दिन प्रकृति और दूसरे कबीलों से संघर्ष करना पड़ता हो, वहां आप समाज के आधे हिस्से को घर की चारदीवारी में कैद करके सरवाइव नहीं कर सकते। सही बात है। समाज को उनके श्रम और उनकी बुद्धि दोनों की जरूरत थी। यही कारण है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा या पर्दा प्रथा जैसी कोई बंदिशें नहीं थी। और शिक्षा पर महिलाओं का पूरा अधिकार था, है ना? बिल्कुल। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और लोपामुद्रा जैसी कई विदुषी महिलाओं के नाम ऋग्वेद में दर्ज हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था। और स्रोतों में मुझे एक शब्द मिला, अमाजू। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ये उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता था जो अपना पूरा जीवन अविवाहित रहकर ज्ञान प्राप्ति और समाज सेवा में बिताना चुनती थीं। बिल्कुल। उस दौर में एक महिला का खुद ये फैसला लेना कि उसे विवाह नहीं करना है और समाज का उस फैसले का सम्मान करना, ये उस दौर की परिपक्वता को दर्शाता है। लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की भी पूरी आजादी थी। एकदम सही। लेकिन अगर समाज इतना लचीला था तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? क्योंकि उस समय तक सिक्कों या मुद्रा का तो कोई आविष्कार नहीं हुआ था। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी हुई थी, और इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में सिर्फ एक चीज थी। क्या? गाय। ऋग्वैदिक काल में गाय महज एक जानवर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति और मुद्रा दोनों थी। मतलब जिसे गौ कहा जाता था? हाँ, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना ही अमीर। व्यापार वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम से होता था, और उसमें गायों का इस्तेमाल एक मानक मूल्य के रूप में किया जाता था। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आज दुनिया में युद्ध तेल के लिए, जमीन के लिए या भू राजनीतिक कब्जे के लिए होते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। नहीं, जन या कबीलों के बीच जो घमासान युद्ध होते थे, वे जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि गायों पर कब्जा करने के लिए होते थे। और इन युद्धों को बाकायदा एक नाम दिया गया था, गविष्ठी, जिसका मतलब ही है गायों की खोज। यहाँ तक कि परिवार में बेटी को दुहिता कहा जाता था। हाँ, जिसका सीधा अर्थ है वह जो गाय दूहने का काम करती है। पूरा का पूरा जीवन दर्शन गाय के इर्द गिर्द घूमता था। और इसी अर्थव्यवस्था ने उनकी राजनीति को भी आकार दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई स्थायी जमीन या बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, इसलिए उनका जो मुखिया होता था, जिसे राजा या गोपा कहते थे, हाँ, वो कोई निरंकुश तानाशाह नहीं बन सकता था। उसका मुख्य काम सिर्फ कबीले और गायों की रक्षा करना था। तो क्या राजा के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते थे?
अगर वो मनमानी करना चाहे तो उस पर लगाम लगाने का क्या तरीका था? राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ऋग्वैदिक समाज ने बहुत ही शानदार लोकतांत्रिक संस्थाएं बना रखी थीं, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। अच्छा, सभा और समिति ये कैसे काम करती थी? सभा कबीले के बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की एक छोटी परिषद होती थी जो न्याय का काम करती थी। और समिति? जबकि समिति पूरे कबीले की एक आम सभा होती थी। ये समिति इतनी शक्तिशाली थी कि वो राजा का चुनाव भी कर सकती थी। अरे वाह! हाँ, और अगर राजा ठीक से काम ना करे तो उसे पद से हटा भी सकती थी। ये तो बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी। और सबसे खास बात ये थी कि इन सभाओं और समितियों की बैठकों में महिलाओं को भी बोलने और वोट देने का पूरा अधिकार था। क्या बात है! और टैक्स व्यवस्था कैसी थी? राजा को कोई नियमित टैक्स नहीं मिलता था। लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उसे अनाज या पशुओं का कुछ हिस्सा भेंट करते थे, जिसे बलि कहा जाता था। हाँ, बलि। ये किसी भारी भरकम टैक्स की तरह नहीं था, बल्कि कबीले की सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला एक ऐच्छिक योगदान था। अगर उनकी अर्थव्यवस्था गायों पर और राजनीति कबीले की सुरक्षा पर टिकी थी, तो क्या उनका धर्म भी इसी व्यावहारिक सोच से प्रभावित था? बिल्कुल। क्योंकि उस समय बड़े बड़े भव्य मंदिरों या मूर्तियों का तो कोई जिक्र नहीं मिलता। हाँ, उनका धर्म पूरी तरह से प्रकृति के इर्द गिर्द बुना गया था। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की उन शक्तियों की पूजा करते थे जो उनके रोजमर्रा के जीवन को सीधे प्रभावित करती थी। मतलब उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया था? एकदम सही। जैसे इंद्र उनके सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें बारिश और युद्ध का देवता माना जाता था। बारिश ताकि चारागाह हरे भरे रहें। हाँ, और युद्ध ताकि वे गविष्टि में जीत सकें। और अग्नि का भी बहुत महत्व था। अग्नि को इंसानों और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। बिल्कुल। इसके पीछे की सोच ये थी कि जब हम आग में कोई आहुति डालते हैं तो जो धुआं उड़ता है वो सीधा आसमान की तरफ जाता है और देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाता है। हाँ, इसके अलावा वरुण जल के देवता थे। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी प्रार्थनाओं का उद्देश्य बहुत ही व्यवहारिक होता था। वे मोक्ष के प्राप्ति या जनन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए यज्ञ नहीं करते थे। नहीं, उनकी प्रार्थनाओं में स्पष्ट मांग होती थी अच्छी सेहत, बलवान पुत्र, युद्ध में विजय और ढेर सारी गायें। उनका धर्म उनके भौतिक जीवन की जरूरतों का सीधा प्रतिबिंब था। सही बात है। ये तो बात हुई ऋग्वैदिक काल की। एक कबीलाई समाज जो प्रकृति के करीब था, गायों पर निर्भर था और जहां एक तरह की सामाजिक समानता थी। लेकिन इतिहासकार हमेशा इस समय को दो हिस्सों में बांटते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, तो फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। तो ऐसा क्या हुआ 1000 ईसा पूर्व के आसपास जिसने इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया? ये विभाजन क्यों जरूरी है? देखिए, इस भारी बदलाव के पीछे सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार थी और वो थी एक धातु, लोहा। लोहा? हाँ, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास आज के उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर पहली बार लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास में इससे सिर्फ एक धातु की खोज नहीं, बल्कि लौह क्रांति या आयरन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन एक अकेली धातु इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला सकती है? तांबे और कांसे का इस्तेमाल तो वे लोग पहले से ही कर रहे थे। बात यह है ना कि तांबा और कांसा दोनों ही बहुत नरम धातुएं हैं। ऋग्वैदिक आर्य जब सप्त सिंधु क्षेत्र से पूर्व की ओर यानी गंगा यमुना के द्वाब की तरफ बढ़े तो वहां बहुत घने जंगल थे। बिल्कुल, और वहां की मिट्टी बहुत सख्त थी। तांबे की कुल्हाड़ियों से उन घने जंगलों को काटना लगभग असंभव था। हाँ, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ियों ने उन जंगलों को तेजी से साफ कर दिया होगा। एकदम सही, जिससे कृषि के लिए हजारों एकड़ नई जमीन खुल गई। और इससे भी बड़ा बदलाव खेती के तरीकों में आया। कैसे? पहले लकड़ी के हलों का इस्तेमाल होता था जो मिट्टी को सिर्फ खुरचकौते थे, लेकिन लोहे के फाल वाले हलों ने सख्त जमीन की गहरी जुताई संभव कर दी। जमीन के नीचे के पोषक तत्व ऊपर आने लगे होंगे और खेती में बम्पर पैदावार होने लगी होगी। हाँ, बम्पर पैदावार।
इसका मतलब अब समाज के पास अपनी रोजाना की जरूरत से कई ज्यादा अनाज पैदा होने लगा था, जिसे इतिहास में कृषि अधिशेष या सरप्लस कहा जाता है। बिल्कुल। ये तो ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक बदलाव लाने वाली घटना थी। जब अनाज बहुतायत में है तो भोजन की तलाश में भटकने की क्या जरूरत? एकदम सही निष्कर्ष। इसी सरप्लस अनाज ने उन्हें घुमक्कड़ जीवन छोड़ने पर मजबूर किया और वे एक जगह स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। और जैसे ही वे जमीन पर स्थायी रूप से बसें, जमीन का महत्व अचानक से बढ़ गया होगा। हाँ, अब गाय सबसे बड़ी संपत्ति नहीं रही, जमीन सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। कबीले जमीन के टुकड़ों पर अपना दावा ठोकने लगे होंगे। और इस तरह छोटे छोटे जन आपस में मिलकर बड़े बड़े जनपद और फिर महाजनपद में तब्दील होने लगे। और जाहिर है, जब जमीन की अहमियत बढ़ी और स्थायी राज्य बनने लगे तो राजा की भूमिका भी पूरी तरह बदल गई होगी। बिल्कुल बदल गई। जो राजा पहले सिर्फ गायों का रक्षक था, वो अब विशाल भूभाग का सम्राट बनने लगा। राजनीति का पूरा स्वरूप ही बदल गया। राजा के पास अब विशाल सेनाएं होने लगी। और वो जो बलि थी, जो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार था, उत्तर वैदिक काल में वो एक नियमित और अनिवार्य कर बन गया, मतलब टैक्स। इसे वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी होने लगी होगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली सभा और समिति का प्रभाव लगभग खत्म हो गया। और सबसे बुरी बात यह हुई कि इन संस्थाओं से महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। बिल्कुल। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जैसे जैसे समाज आर्थिक रूप से समृद्ध होता गया, उसने सामाजिक ढांचे को कठोर बनाना शुरू कर दिया। ऋग्वैदिक काल की वो लचीली कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था भी अब बदलने लगी थी। हाँ, क्योंकि जब समाज में स्थायी संपत्ति मतलब जमीन, अनाज और धन इकट्ठा होने लगी, तो हर व्यक्ति ये चाहने लगा कि उसके मरने के बाद वो संपत्ति और उसका पेशा केवल उसके बेटे को ही मिले। इस संपत्ति को परिवार में सुरक्षित रखने की चाह ने ही वर्ण व्यवस्था को कर्म के बजाय जन्म पर आधारित कर दिया। बिल्कुल। अब एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और एक शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और कर्म कांडों का जाल बिछने लगा। और धर्म, जो पहले प्रकृति की सरल पूजा था, अब बेहद खर्चीले और जटिल यज्ञों में बदल गया। जैसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। हाँ, विशाल यज्ञ होने लगे, जिनका असली मकसद आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजा की सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करना था। इस पूरी यात्रा को अगर हम एक जगह समेटे ना, तो ये मानव सभ्यता के विकास की एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी कहानी है। हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता के पतन के बाद आर्यों ने एक साधारण समतामूलक और घुमक्कड़ समाज से शुरुआत की। बिल्कुल। फिर लोहे जैसी एक तकनीक ने उनके कृषि उत्पादन को बढ़ाया, जिसने उन्हें स्थायी जीवन दिया। और उस स्थायी जीवन और संपत्ति ने कैसे समाज में असमानता, कठोर वर्ण व्यवस्था और विशाल साम्राज्यों को जन्म दिया। ये सब महज इतिहास नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तकनीक और अर्थशास्त्र कैसे हमारी राजनीति और हमारी सामाजिक सोच को जड़ से बदल सकते हैं। ये इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि हर बदलाव अपने साथ कुछ फायदे और कुछ नुकसान लेकर आता है। हाँ, सही कहा आपने। उत्तर वैदिक काल ने हमें विशाल राज्य, उपनिषदों का गूढ़ दर्शन और कृषि का स्थायी मॉडल दिया, लेकिन बदले में ऋग्वैदिक काल की वो सामाजिक समानता और महिलाओं की आज़ादी कहीं पीछे छूट गई। और जाते जाते ना, इस विस्तृत चर्चा से जुड़ा एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। हमने श्रुति परंपरा की बात की थी। हाँ, सुनने की परंपरा। वैदिक काल के उन लोगों ने बिना किसी कागज, बिना किसी सर्वर या क्लाउड स्टोरेज के ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों जैसे ज्ञान के अथाह सागर को केवल अपनी स्मरण शक्ति के दम पर सहस्त्राब्दियों तक सुरक्षित रखा। ये वाकई अद्भुत है। आज के इस आधुनिक दौर में, जहां हम फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट के बिना अपने सबसे करीबियों का नंबर भी याद नहीं रख पाते, ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारी दिमागी क्षमता उस प्राचीन सभ्यता की तुलना में सिकुड़ गई है। ये तो सोचने वाली बात है। आधुनिक तकनीक ने हमें चांद और मंगल तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन क्या बाहरी उपकरणों पर इस हद तक निर्भर होकर मानव मस्तिष्क ने अपनी बुनियादी याद रखने की कला को गवा दिया है? अक्षय तृतीया जैसे पर्वों पर, जहां हम प्राचीन जड़ों से जुड़ने और नई शुरुआत की बात करते हैं,
मानव मस्तिष्क की उस खोई हुई क्षमता के बारे में सोचना एक दिलचस्प और जरूरी विचार है। बिल्कुल। इसी गंभीर सवाल के साथ आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो इतिहास से निकलकर हमारे आज पर भी सवाल खड़े करता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बेहतरीन मौका है।